स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडस रेंजर। दिस इज अनु सिंह। हमने अपने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? डिटर्मिनेंट्स किसे कहते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, अगर ऑर्डर 2 हो, मैट्रिक्स का 1 हो, 3 हो, कैसे एक्सपेंड करके फाइंड करते हैं, एंड हमने क्वेश्चंस भी देखे थे। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे जो है डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी। 6 प्रॉपर्टी है। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है तो हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अब जब ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो एक्सपेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट उसको लगा के प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, जो पहली प्रॉपर्टी है वो कहता क्या है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? सेम रहेगी, कभी भी बदलेगी नहीं। तो यहां लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई एग्जांपल हम लेते हैं, डेल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर हम इसका वो चेंज कर दे रो कॉलम तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही होगा। तो हमने क्या पढ़ा? हमने इसका फर्स्ट क्या बोलता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो क्या होगा कि जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। तो इसका मतलब क्या हमने देखा कि डेल्टा इक्वल टू क्या है, सॉरी डिटर्मिनेंट या डेल्टा इक्वल टू ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो इससे क्या निकल के आता है कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें, ठीक है, हम इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। देखिए इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट फर्स्ट वाले का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड। मतलब कि अगर हम पहले की बात करें, उसका डिटर्मिनेंट जो होगा और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा, कभी भी अलग नहीं, मतलब अलग नहीं होगा, बदलेगा नहीं। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। लिख सकते हैं इसको अगर रिटन फॉर्म में देखें, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remains unchanged when the row or column are interchanged। बोल क्या रहा है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज, बदलेगा नहीं, वही रहेगा जब हम इसके रो कॉलम को क्या कर रहे हैं? रो एंड कॉलम, और नहीं होगा, यहाँ पे एंड होगा, एंड कॉलम्स आर अनचेंज, ठीक है। अब ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी? देखिए सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि जब कभी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम को चेंज करते हैं, जब कभी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम को चेंज करते हैं तो उस केस में होता क्या है कि जो हमारी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाता है। कहते देखिए कैसे। दूसरा क्या है हमारे पास कि मान लीजिए हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 या 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। अगर हम किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को चेंज, देखिए एक बात याद है, हमने मैट्रिक्स पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था उसमें कि जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, अगर रो अप्लाई कर रहे हैं तो रो का ही अप्लाई करेंगे, अगर कॉलम का कर रहे हैं तो सिर्फ कॉलम का ही करेंगे। लेकिन इसमें नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आप रो कॉलम दोनों एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी 2 ऑपरेशन को एक साथ आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या बोला कि किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो होता क्या है, जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है वो निगेटिव हो जाती है। तो अगर हम ये करें, ठीक है, 1, अगर मान लीजिए रो अगर हम ये कर दें R1 R2, ठीक है,
तो हो जाएगा 4 5 6 1 2 3 7 8 9। ठीक है, हमने क्या किया, अब हमें पता है क्या कि इसका जो प्लेस है, अब जब ये यहाँ से उठ के ऊपर जाएगा तो अपने साथ का प्लस माइनस भी तो लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस, तो जब कॉमन ले जाएगा, जब इसको प्लस माइनस प्लस बनाया जाएगा, इसको माइनस प्लस, तो माइनस, ये क्या हो जाएगा, आगे माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि इफ 2 रो और कॉलम इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट विल चेंज। ठीक है, हमने क्या देखा कि जब हम कभी भी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। देखिए, थर्ड हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कभी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उस केस में क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है वो 0 आती है। देखते हैं कैसे, कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, ये हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, डिटर्मिनेंट हमने गलत ले लिया था। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास A है, B है, C है, और ये हमारे पास D है, E है, F है, और हमारे पास फिर है A है, B है, C है। तो हमने क्या देखा हमने कि अगर जब भी 2 डिटर्मिनेंट सेम हो, मतलब डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम सेम हो, तो इसमें हमारे 2 कॉलम क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, सेम है, तो इस केस में क्या होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। तो मान लिया हमने क्या कर दिया कि R1 को R3 से चेंज कर दिया, तो क्या करेंगे, ये तब भी A B C ही होगा, D E F ही होगा, A B C ही होगा, लेकिन होगा क्या कि साइन बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा था, हमने क्या पढ़ा था पहले, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि जब किसी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की साइन बदल जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइन माइनस आ जाएगा, तो वैल्यू तो ये पहले वाले डिटर्मिनेंट की ही है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, माइनस पहले फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट इधर आएगा, तो 2 डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब एक मिनट बात याद रखिएगा, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी एक, ऐसा नहीं कि ये इसके इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं। अब इसको जब सॉल्व करके चेक करेंगे ना तो 0 आएगा। अगर आप इसको चाहें तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में एक्सपेंड करेंगे, फिर इसके उसमें एक्सपेंड करेंगे, तो ये 0 ही होगा। आप लोग एक बार चेक करिएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ इसको लिखें, इफ 2 rows or columns are identical, then the value of determinant will be 0। ठीक है, ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी था। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है ये देखते हैं। ठीक है, देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में, ठीक है,
अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट हमारे पास डेल्टा गिवन है, अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लिया हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, ये हमारे पास a1 है, ये हमारे पास a2 है, ये हमारे पास a3 है, b1 है, b2 है, b3 है, c1 है, c2 है, c3 है। अगर हमने इसके किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम, याद रखिएगा मैं सिर्फ एक रो और एक कॉलम की ही बात कर रही हूँ, जब हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नॉन निगेटिव नंबर से, मान लिया सॉरी इस के से, ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट है पता है वो क्या हो जाएगा, वो खुद का k टाइम्स हो जाएगा। अब एक और बात समझाते हैं। अगर ये हमने जब मैट्रिक्स में पढ़ा था कि अगर मैट्रिक्स में अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नॉन जीरो स्केलर नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मान लीजिए कोई हमारे पास अगर ये कोई मैट्रिक्स है A B C A1 B1 C1 सॉरी B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं k से, तो क्या होता था इसमें KA1 KA2 KA3 KB1 KB2 KB3 KC1 KC2 KC3 हो जाता था। लेकिन ये सिर्फ मैट्रिक्स में ही है, ये डिटर्मिनेंट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी दिखाते हैं हम आप लोग को, चेक कर देते हैं क्यों नहीं होगा। मान लिया हमने इस डिटर्मिनेंट को जब हमने एक्सपेंड किया, ठीक है, एक बार हम चेक करा देते हैं आप लोग को, ठीक है। मैंने इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं इसलिए देखिए, क्योंकि हमें उधर ज़रूरत है बोर्ड की। अब देखिए एक बार हम ये लेकर चलेंगे और अगर हमको क्लियर करना है तो हम एक बार ये भी ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई दूसरा डिटर्मिनेंट हमने पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया k से, ठीक है। तो पहले हम इसको चेक करेंगे। अब डिटर्मिनेंट निकालना है तो वैल्यू अगर एक्सपेंड करके चेक कर लेते हैं। तो जब हम चेक करेंगे क्या होगा, देखिए KA1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस KA2, ठीक है, B1 C3 माइनस B3 C1, ठीक है, प्लस KA3 B1 C2 माइनस B2 C1। अब देखिए सब में k कॉमन है, ये पूरा एक टर्म है, ये एक टर्म है, अब ये एक टर्म है। अब ऐसा तो नहीं ना कि सबको पहले अलग अलग सेपरेट करें फिर कॉमन ले। अगर हम सब सेपरेट भी करेंगे तो इस टर्म में भी k आएगा, इस टर्म में k आएगा। तो हम k जब कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है। ये हमारे पास आया और ये किसकी वैल्यू है, अगर k निकाल दिया जाए तो ये इसी का एक्सपेंशन है A1 A2 A3 का। तो जब इसको लिख सकते हैं क्या, डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, k A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसका मतलब क्या, डेल्टा इक्वल टू k डेल्टा। हो गया प्रूफ। अगर हम इसमें करेंगे तो याद रखिएगा ये क्यूब होगा। कैसे क्यूब होगा, देखिए अगर हम बात करें डेल्टा की तो KA1 होगा, ढक दिया, k B1 इंटू KC1 C3 माइनस k
B3 इंटू KC2, फिर माइनस आगे जाएगा, ये बढ़ता जाएगा ये, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब है कि अब ये 3 स्टेप में जाएगा, लिख देते हैं चलिए। KA2 क्या हो जाएगा, KA2 तो KB1 KC3 मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा KC1 KB3 प्लस ये माइनस का साइन यहाँ लगेगा प्लस KA3 क्या KB1 KC2 माइनस KB2 KC1, ठीक है। अब देखिए इनमें k स्क्वायर होगा, इसमें भी k स्क्वायर, k स्क्वायर बाहर कॉमन होगा तो k से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, k क्यूब हो जाएगा। मतलब क्या, इससे क्या निकल के आएगा, डेल्टा इक्वल टू k क्यूब डेल्टा, ऐसे निकल के आएगा। मतलब कि डिटर्मिनेंट्स अपने डिटर्मिनेंट्स में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी नंबर के 3 पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए ये नहीं है, ये प्रूफ हमारा देख लीजिए, ये नहीं होगा। अगर हम रिटन फॉर्म में करें, व्हेन इफ a row or a column is multiplied by any k number, then the determinant will get k times of itself, वो खुद के क्या हो जाएगा, k टाइम्स हो जाएगा। तो ये हमारा 4th है। 5th देखते हैं कि हमारा 5वां कौन सा प्रॉपर्टी है। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए ये हमारा 5th प्रॉपर्टी है, ये थोड़ा लंबा था इसलिए मैंने इसको पहले ही लिख दिया, ठीक है। क्या बोल रहा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल ऑफ द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स द सेम। देखिए क्या रहा है, एक चीज लिख देते हैं हम, और CI प्लस KCJ। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, कोई डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। बोल क्या रहा है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी भी इक्वी मल्टीपल का मतलब कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, मान लीजिए किसी भी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में अगर हम ऐड कर देते हैं तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी। या फिर अगर किसी भी कॉलम में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम या रो में किसी दूसरे कॉलम में अगर हम ऐड कर देते हैं तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज सेम होगी। तो अगर हम यहाँ लिख दें, तो अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं रो वाला, और पहले बताया आप लोग को मैंने कि रो और कॉलम एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही ऑपरेशन, या तो रो का या तो कॉलम का। ऐसा नहीं कि एक बार रो इसी में कॉलम भी अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। अगर मान लिया हमने इसमें अप्लाई कर दिया क्या, R1 इक्वल टू R1 प्लस 2R3, इसका मतलब क्या है, R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करना है, मतलब 2C1 प्लस 2C2 प्लस 2C3। तो इस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, हमेशा सेम होगी। अगर आप कॉलम में करना चाहते हैं तो दूसरे स्टेप में आप कॉलम में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉलम में आप कर सकते हैं C2
इक्वल टू C2 प्लस 3C1, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो C1 जो है ऐसे उतर जाएगा A1 B1 C1, C2 में ऐड कर रहे हैं हम C1 में मल्टीप्लाई करके, तो A2 प्लस 3A1 B1 B2 प्लस 3B1 C2 प्लस 3C1, और इधर क्या हो जाएगा A3 B3 C3। तो ये हमारा था फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। याद रखिएगा दोनों एक साथ एक ही स्टेप में अप्लाई नहीं कर सकते, अलग अलग स्टेप्स में ही अप्लाई करेंगे। अब जो देखिए थर्ड हमारा जो फिफ्थ सिक्स है वो देखिए कौन सा है। सिक्स जो है मान लीजिए हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, 1 मिनट, इधर जगह चाहिए हमें। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। तो अगर कोई डिटर्मिनेंट में कोई नंबर एडेड है, अलग भी हो सकता है सेम भी हो सकता है, ठीक है, मान लीजिए अलग अलग नंबर एडेड है, तो इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस λ1 λ2 λ3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस तरह निकल के हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 3 होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे A प्लस λ1 प्लस α1 हो जाता, A2 प्लस λ2 प्लस α2 हो जाता, तो उसको फिर हम 3 पार्ट में स्प्लिट कर सकते थे। 4 है तो 4 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, 5 है तो 5 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन कभी भी मान लीजिए ये दिया हुआ है, कभी भी ये ऐसे नहीं हो सकता A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस λ1 λ2 λ3 λ1 λ2 λ3 λ1 λ2 λ3, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये कब होता, जब ये एक मैट्रिक्स होता। अगर ये एक मैट्रिक्स होता तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर ये डिटर्मिनेंट है तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये हमारा सिक्स्थ प्रॉपर्टी था। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने अपने पूरे 6 प्रॉपर्टी को कवर किया, सारी प्रॉपर्टी हमारी कवर हो चुकी है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें इस प्रॉपर्टी बेस पे क्वेश्चन होगा और उसके आगे क्या है वो प्रोसीड किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सेफ रहिए।